हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। तो इस तरीके से जब तैयारी होती है तो पूरे सब्जेक्ट की एक एक चीज़ दोस्तों कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज होती है और एग्जाम में इसलिए एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और हम लोग तैयारी के दौरान नॉर्मल ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, वो भी एग्जाम के टाइम में, वो भी सब लोग नहीं सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों हम लोग इस तरीके से रिवीजन नहीं करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी समय लग जाता है सिलेक्शन लेने के लिए। हमारा दोस्तों एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया। इस तरीके से पढ़ाई का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 7 तक, मतलब भाग 6 तक, भाग 7 तो निश्चित कर दिया गया है, उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भाग 7 तक समझिए या भाग 6 तक समझिए, हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं विद थ्योरीज मल्टीपल टाइम्स, विद एमसीक्यूज, विद वन लाइनर। अगर आप लोग कर रहे होंगे शुरू से लेकर के अभी तक, आप लोगों को सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हम लोगों की बारी है भाग 8 की। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, हम लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आज समझ में आ जाएगा। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहां से कंफ्यूजन होता है, भाग 5, 6, 7, 8 हम लोगों को भूल जाता है। तो हम लोगों को ये याद रखना है भाग 5 में क्या है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। अब संघ आ गया, राज्य आ गया, तो क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश आएगा। तो अब लेकिन 7 को निश्चित कर दिया गया है, तो भाग 8 क्या आ जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र आ जाएगा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। और दोस्तों 5 और 6 जोड़ते हैं, क्या आ जाता है? 11 आ जाता है। ये भी कई बार बता चुके हैं लेकिन यहां पर बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं अगर आ गया 5 6। 5 और 6 क्या है? 5 भाग 5 भाग 6 क्या है? 11 जोड़ते हैं तो भाग 5 और भाग 6 जोड़ते हैं 11 आ जाता है। तो 11 में क्या है? 11 में केंद्र, 5 में केंद्र, 6 में राज्य, तो 11 में क्या है? केंद्र और राज्य का संबंध है 11 में। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी, मतलब 1 और 1 11 संबंध है दोनों भाइयों में। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है यहां से। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 8। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, और संघ राज्य क्षेत्र हमारे संविधान के, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के बीच में है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र। राज्य होता है, संघ राज्य क्षेत्र होता है। तो संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण क्यों किया जाता है? संघ राज्य क्षेत्र के गठन का आधार क्या होता है? हम लोग गांव में जाते होंगे, लोग दादा बाबा पूछ लेते होंगे, तो मतलब और नॉर्मल लोग पूछ लेते होंगे, जो युवा होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, वो पूछ लेते होंगे, ये बताओ केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण काहे किया जाता है? काहे नहीं सब राज्य हो जाते हैं कि नहीं? पूछते होंगे, नॉर्मल लोग ऐसे मिल जाते हैं हम लोगों से पूछने के लिए। तो यहां से ये ध्यान देना है, संघ राज्य क्षेत्र के गठन का आधार क्या होता है, और नॉर्मल जानकारी के लिए भी आवश्यक है ये, कि जहां पर सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं। सांस्कृतिक भिन्नताएं हालांकि लगभग हर प्रदेश में होती हैं, लेकिन फिर भी जहां पर सांस्कृतिक भिन्नताएं बहुत विकट रूप से होती हैं, मतलब बहुत विविध सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, उनको जो है इस आधार पर जो है उन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सामरिक महत्व। सामरिक महत्व का मतलब हम समझ सकते हैं जैसे एक इंटरनेशनल बाउंड्री फॉलो कर रहा हो। ठीक है, मतलब वो मतलब राजनीतिक स्थायित्व की दृष्टि से, मतलब विदेश नीति के संबंध के दृष्टिकोण से भी वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सामरिक महत्व, जैसे हम लोग लद्दाख देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर देख लेते हैं, अंडमान निकोबार भी देख लेते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार सांस्कृतिक भिन्नताएं भी आ जाता है। ठीक, ये चीज होगा। लक्षद्वीप देख लेते हैं, सामरिक महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक व प्रशासनिक आधार पर, जैसे राजनीतिक व प्रशासनिक आधार पर जो बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं, जैसे दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली को देश की राजधानी बना दी गई है। ऊपर दिल्ली देश की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से बहुत महत्व है। जितने भी देश विदेश की मीटिंग्स होती हैं, जो भी देश विदेश के नेतागण आते हैं, वो दिल्ली में ही आते हैं, इसीलिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया है। ये देख सकते हैं। पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव व देखभाल के आधार पर। ठीक है, जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं या जो अनुसूचित लोग, जहां अनुसूचित जनजातियां बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हम लोग देखते हैं, पुदुचेरी हो गया, ये सब। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी काफी सांस्कृतिक भिन्नताएं भी हैं। ठीक है, तो इन आधारों पर भी केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेदों की तरफ, जहां से क्वेश्चन और अच्छे से पूछा जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे अनुच्छेद 239 से 241 तक है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद 239 क्या होता है? पहला ये प्रशासन,
किसका प्रशासन? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसमें वर्णित किया गया है? 239 में। तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन मतलब यूटी का प्रशासन। अब यूनियन टेरिटरी का प्रशासन कौन चलाता है, यह ध्यान देना है। तो प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करता है, उसके लिए राष्ट्रपति करता है और उसके लिए राष्ट्रपति प्रशासक की नियुक्त करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। राष्ट्रपति यूटी का प्रशासन करता है, लेकिन वो एक प्रशासक को नियुक्त करता है, प्रशासक की नियुक्त के माध्यम से वो प्रशासन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भाग 6 में भी, कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, भाग 6 वाले में पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिख के बताइएगा कि कोई भी राज्य का राज्यपाल अगर संघ राज्य क्षेत्र बगल में है तो उसको उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन उसके हाथ में दिया जा सकता है। और कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ये किस अनुच्छेद में है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यहां पर हमको ध्यान देना है कि राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, लेकिन यहां पर देखना है सभी कर्तव्य नहीं, कुछ में आमतौर पर करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आमतौर पर करता है, मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर करता है, लेकिन सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो ये संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 में हमको इतना बस ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन नियुक्त किए गए राज्यपाल या नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है अनुच्छेद 239A। 239A में कहा गया है यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन या उत्साधन। दोस्तों ठीक है, अब यहां से जैसे मंत्रिपरिषद का सृजन या उत्साधन आता है, सृजन या उत्साधन जैसे आता है, तो हम लोग अनुच्छेद 169 में पढ़ चुके थे राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के बारे में। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, और देखिए अब यहां पर है अनुच्छेद 239A में यूनियन टेरिटरी में विधानमंडल के मंत्रिपरिषद का सृजन या उत्साधन मतलब विधानमंडल को सृजित किया जाए या विधानमंडल अगर है या मंत्रिपरिषद अगर है तो उसको विघटित कर दिया जाए। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 239A में है। ठीक है, इसी का आधार बना करके दिल्ली और पौंडीचेरी में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में है? 239A में। तो अच्छा, कर कौन सकती है? तो संसद कर सकती है, लेकिन वहां पर कौन कर सकती थी? वहां पर भी संसद कर सकती थी, लेकिन वहां पर राज्य के विधानमंडल के द्वारा, राज्य के या विधानसभा के द्वारा जो है, राज्य की विधानसभा के द्वारा उसको विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना अनिवार्य था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कर रही है? यहां पर भी संसद कर रही है। आंसर दोनों में संसद ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। ठीक, तो अनुच्छेद 239A में यूनियन टेरिटरी में विधानमंडल का गठन या मंत्रिपरिषद का गठन या सृजन या उत्साधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी के बारे में। अनुच्छेद 239AA, ये ए है। ए में कहा गया है यूटी में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के सृजन या उत्साधन किया जा सकता है, और अनुच्छेद 239AA में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध भी कर दिया गया। ठीक, तो 239AA दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली काफी चर्चा में रहा है, उसका अनुच्छेद 239AA भी काफी चर्चा में रहा है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस से लेकर के हर एग्जाम तक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन करंट से ही पूछा जाता है, बस क्वेश्चन के लेवल में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी अनुच्छेद 239AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। ये देखते हैं अब हम लोग इसमें क्या क्या है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत क्या कहा गया? अनुच्छेद 239AA और अनुच्छेद 239A भी जोड़ा गया। मतलब दोस्तों हमको यह ध्यान देना है, अनुच्छेद 239A के तहत यह कहा गया है कि विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के सृजन या उत्साधन कर सकती है संसद, और फिर 69 संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन करती है संसद। और कौन सा संशोधन करती है? 69वां संविधान संशोधन 1991 में करती है, और अनुच्छेद 239AA और ए भी जोड़ देती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और इसके तहत हम लोग अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इसके तहत दिल्ली का एक नाम दिया गया, और उसका नाम दिया गया
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। और इसका प्रशासक कौन होगा? प्रशासक की नियुक्ति अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति करता है, तो इसके प्रशासक उपराज्यपाल होते हैं दोस्तों। ठीक है, उपराज्यपाल होगा। अब चूंकि विधानसभा थी वहां पर, मतलब विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन हो गया दिल्ली में, वहां की विधानसभा निर्मित हो गई, तो उस विधानसभा में सीटें होती हैं कुछ। तो उस विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं? 70 सीटें होती हैं उस विधानसभा में दोस्तों। मतलब दिल्ली की विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। और दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, पुदुचेरी में भी विधानसभा है। तो ये ध्यान देना है, 70 और जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हैं, और पुदुचेरी विधानसभा में 30 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए इसको एक क्रम से यहीं पर सजा दिए हैं। ठीक, अब दिल्ली के विधानसभा में मंत्री होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। राज्य के संबंध में न्यूनतम वाला है, बाकी 15% केंद्र के बारे में भी है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहां पर मंत्री परिषद में 7 सीटें हो सकती हैं, मतलब 70 में 7 लोग मंत्री परिषद में मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, और कौन से सहित? मतलब उसमें सीएम भी शामिल होंगे उन 7 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब यहां पर हमको देखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है, कहीं भी हो, चाहे राज्य में हो। अब हम लोग सोचते हैं राज्य में तो हमने योगी आदित्यनाथ को तो चुन करके भेजा है, उनको तो निर्वाचित है, निर्वाचित तो हमने एक एज ए विधायक उनको भेजा है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, दिल्ली में हो गया ये। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वही सेम है जो राज्य में था। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट, मतलब सब चीजें देखिए एक दूसरे से रिलेट है। केंद्र में भी पढ़ चुके, राज्य में भी पढ़ चुके, संघ राज्य क्षेत्र में भी पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन हो ही रहा है। रिवीजन ऐसे ही होता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब मंत्री जो नियुक्त करेगा उसके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तो मंत्री को कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। केंद्र के भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत पद वो धारण करते हैं। ये राज्य के संदर्भ में। ठीक है, ऐसे रिवीजन होता है। जहां एक आए आप तीनों का रिवाइज कर लीजिए। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दिल्ली विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये इंपॉर्टेंट बनी सी बात है, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब दिल्ली है, दिल्ली विधानसभा है, अब दिल्ली से कुछ लोकसभा की भी सीटें होंगी। तो दिल्ली से कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 7 लोकसभा की सीटें हैं। जितनी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या हो सकती थी, उतनी ही दिल्ली में लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब दिल्ली के लोग लोकसभा में इतने सदस्य, 7 सदस्य भेज सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब राज्यसभा में कितने सदस्य भेज सकते हैं? 3 सदस्य भेज सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं, दिल्ली के बारे में हो गया। अब अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये चीज देख लेते हैं। दिल्ली में देख चुके, लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें। तो ठीक है, यही चीज दिल्ली में हो गया, लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें। अब आता है दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऊपर है, तो ऊपर है तो उसका मतलब 5-5 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में भी 5 सीटें। ठीक है, अब मुख्य चीजें हो गई। दिल्ली 7 और 3 10 मिला करके हो गया, इनका भी 10 मिला करके हो गया, है कि नहीं? ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक, पुदुचेरी छोटा सा है, पुद्दू सा है कि नहीं? तो पुदुचेरी में लोकसभा की 1 सीटें होंगी अधिकतम, राज्यसभा भी 1 सीटें होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहां तक हमको ये ध्यान देना है, इन तीनों में राज्यसभा में भी सीटें हैं। ठीक, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी से राज्यसभा में भी लोग जाते हैं, लेकिन अन्य जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा से 1 भी सीटें नहीं जाएंगी और लोकसभा से 1-1 सीटें सब में। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन और दीव पहले 2 थे, अलग अलग थे। तो दादरा नगर हवेली में 1 लोकसभा की सीटें, दमन और दीव में 1 लोकसभा की सीटें थी। तो जब दोनों को 2019 राज्य पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा दोनों को मिलाकर के 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, तो 1 और 1 जुड़ करके
2 हो गई, मतलब दादरा नगर हवेली और दमन और दीव से लोकसभा की सीटें 2 हैं। आसान है याद करना, रटना है ही नहीं कहीं कुछ, है कि नहीं। कुछ चीजें रटनी होती हैं, वो बाकी सारी चीजें नहीं रटनी होती, बस ऐसे दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। बाकी सब में एक है। अब लद्दाख 1 लोकसभा सीट, राज्यसभा तो है ही नहीं। चंडीगढ़ 1 लोकसभा सीट, अंडमान निकोबार 1 लोकसभा सीट, लक्षद्वीप 1 लोकसभा सीट, हो गया काम खत्म, है कि नहीं। ये चीज हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं दिल्ली विधानसभा की शक्तियां क्या हैं। दिल्ली विधानसभा की शक्ति, तो दिल्ली विधानसभा दोस्तों 2 विषयों पर कानून बनाती है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य सूची के विषय पर और एक संवर्ती के सूची के विषय पर। हम लोग पहले देखे थे, राज्य अगर संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है और उसी विषय पर केंद्र भी कानून बना देता है, अगर उन दोनों में टकराव होता है तो केंद्र जो बनाता है कानून वो मान्य होता है, ठीक है। मतलब लेकिन समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं राज्य, और उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश भी समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। तो पहली लाइन कही गई है, समवर्ती सूची के सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति दिल्ली विधानसभा को होगी, लेकिन राज्य सूची के सभी विषय पर नहीं होगी। राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखते हैं पुलिस, दिल्ली पुलिस, हम लोग बहुत नॉर्मल चीजें देखते होंगे कि पुलिस ये काम कर रही है, पुलिस मनमानी कर रही है दिल्ली की या दिल्ली की, तो वहां से जो है दिल्ली विधानसभा से आवाज आती है कि केंद्र जो है नियंत्रित कर रही है कि नहीं। तो लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि, अपराध, ये सब केंद्र द्वारा बनाई गई विधियों के अनुसार शासन इनका चलाया जाता है। मतलब पुलिस केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, पुलिस है लेकिन राज्य सूची का विषय, जैसे बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, है कि नहीं, पंजाब पुलिस, ये सब राज्य सूची का विषय। लेकिन दिल्ली के संदर्भ में जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के अंडर में काम करती है, ठीक है। तो लोक व्यवस्था भी ऐसे ही हो गई, पुलिस भी हो गई, भूमि भी हो गया, अपराध भी हो गया, न्यायालय के क्षेत्राधिकार, फीस और शुल्क आदि के संदर्भ में केंद्र कानून बनाती है दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम लोग देखे थे 69 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। ए जोड़ा गया किसके संदर्भ में था? ए जोड़ा गया था दिल्ली के संदर्भ में। अब एक और जोड़ा गया था ए बी किसके संदर्भ में है? ए बी है। अब संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर क्या उपबंध है? तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। लेकिन संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उसकी सूचना राष्ट्रपति को कौन देगा? तो उपराज्यपाल देता है राष्ट्रपति को सूचना। तो उपराज्यपाल के प्रतिवेदन पर अनुच्छेद 239 ए बी के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 239 बी, 239 ए दिल्ली के संदर्भ में, 239 ए बी दिल्ली के संदर्भ में। अब 239 बी, अब देखिए आपको एक बात बताएं, अनुच्छेद 239 ए था, ए में तो यूटी के बारे में प्रावधान था शुरुआत, ए के बाद बी आता है। बी पुदुचेरी के प्रशासक का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्यों? जब पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश था, क्योंकि दिल्ली को पुदुचेरी के बाद में 69 संवैधानिक संशोधन 19, अभी हम लोग ऊपर देखे ना 69 संविधान संशोधन, ये 1991 कहां गया, ये इसके तहत जो है दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 239 ए और ए बी, ठीक है। मतलब दिल्ली वाला बाद में जोड़ा गया, तो दिल्ली वाला जब बाद में जोड़ा गया हम लोग 239 ए और ए बी 239 ए से ही जोड़ करके पढ़ लिए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और ए बी क्या था? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। अब हम लोग देखते हैं 239 बी, 239 बी में पुदुचेरी के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अध्यादेश का सेम प्रावधान वही है जो केंद्र में था, जो राज्य में था, वही केंद्र शासित प्रदेश में भी है, ठीक है। अब अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्देश पर ही जारी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो प्रशासक के द्वारा जारी किया जाता है लेकिन राष्ट्रपति के निर्देश पर ही जारी किया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और कब जारी किया जाता है? जब केंद्र में राज्य में दोनों सदन सत्र में ना हो, और ऐसे ही यहां पर जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तभी जारी किया जा सकता है अध्यादेश। इंपॉर्टेंट है और आसान भी है कि नहीं। अब यहां पर एक चीज देखनी है, कह रहा है कि यदि विधानमंडल विघटित या निलंबित हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर विधानमंडल विघटित या निलंबित होती है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब विधानमंडल विघटित है या निलंबित है तो सीधा शासन वहां पर केंद्र का है, राष्ट्रपति का है, तो अध्यादेश जारी करने का क्या फायदा? अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अध्यादेश जारी तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल विघटित ना हो। विधानमंडल
है, विधानमंडल का अस्तित्व है, लेकिन विधानमंडल सत्र में ना। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ये हम लोग राज्य के भी संदर्भ में पढ़े थे, ये हम लोग केंद्र के भी संदर्भ में पढ़े हैं, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। अब अनुच्छेद 240 देखते हैं। अनुच्छेद 240 कहता है कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अनुच्छेद 241 आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जैसे अनुच्छेद 231 क्या है, 231 कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, बहुत आसानी से याद करा दिए हैं। ठीक, अब वैसे ही अनुच्छेद 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय। लेकिन इसमें अब जो ऊपर क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर ये नहीं है। अनुच्छेद 241 ऊपर क्वेश्चन क्या पूछे हैं, ऊपर क्वेश्चन पूछे मान लीजिए किसी राज्य का कोई राज्यपाल हो और निकटवर्ती कोई संघ राज्य क्षेत्र हो, तो उस राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है या उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस भी है दोनों में, ध्यान देना। ठीक है, तो उसका आंसर आपको बताना है। तो अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है कि नहीं, इसी अनुच्छेद के तहत। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट हो गया ये चीज हो गई। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, किंतु राज्यपाल के समान राज्य का प्रमुख नहीं होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन यहां पर कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक उस राज्य के राज्यपाल की तरह वो राज्य का प्रमुख नहीं होगा, मतलब केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होगा। हालांकि राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के ही रूप में होता है, लेकिन राज्य में जिस प्रकार से शक्तियां राज्यपाल को मिलती हैं उस प्रकार की शक्तियां किसी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक को या उपराज्यपाल को नहीं मिलती हैं। ये यहां से डिफरेंस करने वाली बात है। ठीक है, ये हो गया। उपराज्यपाल केवल एक प्रशासक होता है, वह राज्यपाल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए उपराज्यपाल को प्रशासक भी कहा जा सकता है और राज्यपाल वो नहीं होता है, इसीलिए उसको केवल एक प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब 1963 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 में दिल्ली के संदर्भ में प्रावधान था और 1963 में दोस्तों पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। लेकिन दिल्ली में 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए तो 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत अनुच्छेद 239 ए, अनुच्छेद 239 ए भी जोड़ा गया है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, ये हो गया। अब 1963 में पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध भी किया गया, अभी ऊपर बता चुके हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये चीजें आपको याद रखनी, ये 63, 69 और 70 ये तीनों मिले जुले हैं। ठीक है, अब 70th संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पौंडचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति को चुनने में यहां के दिल्ली और पौंडचेरी के विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, 1963 में पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, लेकिन दिल्ली में बाद में किया गया, दिल्ली में जो कि राजधानी थी बाद में किया गया 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत। लेकिन दोनों विधानसभा, दोनों मंत्री परिषद, दोनों विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे, मतलब राष्ट्रपति को चुनेंगे, वो लोग राष्ट्रपति को चुनने के लिए भाग लेंगे। ये कब किया गया, 70वें संविधान संशोधन 1992। ये तीनों में अंतर करना है आपको। ठीक, ये हो गया। अगला पॉइंट है प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, अभी ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए दिल्ली विधानसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। दिल्ली विधानसभा में किसी भी प्रकार के अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री हमेशा नियुक्त किया जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है,
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति मतलब अरविंद केजरीवाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किए होंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक। ये हो गया। अगला पॉइंट है उपराज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच किसी विषय पर मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा किया गया विनिश्चय के अनुसार कार्रवाई होगी। कहने का मतलब यह है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद मतलब अरविंद केजरीवाल की मंत्रिपरिषद और वहां के राज्यपाल के बारे में अगर कोई विवाद हो जाता है, राज्यपाल के बीच में कोई विवाद हो जाता है, राज्यपाल और दिल्ली मंत्रिपरिषद या दिल्ली विधानसभा के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद के बारे में उपराज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उस विवाद का विषय को आरक्षित कर लेंगे और राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से समझिए, ठीक। ये हो गया। अब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र पहले अंडमान और निकोबार था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर है और उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी और लद्दाख बिना विधायिका वाला सदस्य होगा। और अभी ऊपर हम लोग देख चुके थे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें होंगी, है कि नहीं। अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें होंगी और पुदुचेरी विधानसभा में 30 सीटें होंगी। ऐसे ही रिवीजन होता है, जैसे आया हमने ऊपर बढ़ा लिया, ठीक है, तुरंत रिवाइज कर लिया, ठीक। ये हो गया। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो लद्दाख वाला विवाद चला है, अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा इसका, ठीक है। हमने बहुत अच्छी वीडियो इसके बारे में बनाया है, ठीक है। विवाद क्या है, विवाद का कारण क्या था, ठीक है। सोनम वांगचुक ने क्यों इसका विरोध किया था और धरने पर क्यों बैठे थे, ठीक है। छठी अनुसूची क्या है, अनुच्छेद 371 का क्या प्रावधान किया गया है लद्दाख के संबंध में, ये सारी चीजें बहुत डिटेल से बताई हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। अब जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी तथा लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। दादरा और नगर हवेली दमन और दीव विधेयक 2019 के तहत 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का विलय कर दिया गया। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया। तो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 1 हो गया। मतलब पहले 9 टोटल केंद्र शासित प्रदेश थे, अब घटकर 8 हो गए, क्योंकि जब 1 को मिला करके 1 कर दिया गया तो हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और अधिनियम 2019 था लेकिन किया 26 जनवरी 2020 को, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश की एक थ्योरी क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है और पूरा कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग कल मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ, ठीक है। बहुविकल्पी है, एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा सारा सेशंस, ध्यान से देखिएगा, कुछ नया पॉइंट मिले तो उसको जरूर अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।